नमस्कार दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इक्लूड जियोमेट्री। इक्लूड जियोमेट्री क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके ही साथ इसमें जो जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताई जाएंगी। बस आप लोगों को 10 से 20 मिनट तक धैर्यपूर्वक बैठना है और सुनना है। जो चीज़ें न आती हों दोस्तों आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। हालांकि मैं इसको पूरी डिटेल से आप लोगों को पढ़ा दूंगा, इसके बाद आप लोगों को किसी और क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप लोगों को बस ध्यानपूर्वक इस चीज़ को सुनना है कि किस प्रकार से चीज़ें बताई जा रही हैं। इसमें कहा जा रहा है कि क्या इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शंस में हम लोग दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? जियोमेट्री की बात कर रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए आखिर जियोमेट्री आया कहाँ से है। तो देखिए दोस्तों, जियोमेट्री लिखते कैसे हैं? जीईओ। ठीक है दोस्तों, जियोमेट्री हम लोग कैसे लिखते हैं? जियोमेट्री की बात करें तो इसमें रहता है जीईओ, जियो। फिर उसके बाद होता है दोस्तों मेट्री। क्या होता है दोस्तों? जियो प्लस मेट्री। ठीक है, जियो और मेट्री। जियो का मतलब होता है दोस्तों अर्थ, EARTH, अर्थ। अर्थ माने होता है दोस्तों पृथ्वी। मेट्री का अर्थ होता है दोस्तों मीजर करना। मीजर मतलब दोस्तों मापना। ठीक है, ये पता करता है, जियोमेट्री हमें ये बताता है कि किस प्रकार से अर्थ को मापा जाएगा, किस प्रकार से अर्थ इतना बड़ा है, इसका हम मापन किस प्रकार से करेंगे, उसी को जियोमेट्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जियोमेट्री। अब देखिए जियोमेट्री आप लोगों को समझ गया, दो चीज़ों से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्री। जियो का मतलब अर्थ होता है, मेट्री का मतलब होता है दोस्तों मीजर करना। मतलब किस प्रकार से अर्थ का मेजर किया जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं जियोमेट्री। देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स था उसका जो शाखा था एंशियंट में देखा जाए तो वो बहुत चीज़ों से मिलकर के बना था। जैसे एंशियंट में देखा जाए तो एंशियंट में बहुत सारे लोग ऐसे होते। एंशियंट की बात करें तो बहुत सारे देश ऐसे थे, जैसे हमारा क्या था, इजिप्ट था, बेबीलोनियन था, चाइना था, ग्रीस था। ये सभी लोग जो थे वहाँ पर क्या करते थे, मैथमेटिक्स का यूज हर जगह पर किया जा रहा था। कुछ न कुछ प्रकार से यूज दोस्तों हर जगह किया जा रहा था। किसका? मैथमेटिक्स का, जिसको कहते हैं जियोमेट्री का। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो जियोमेट्री का यूज किया जा रहा था वो सही नहीं था। मतलब कि उसको एक क्रमागत तरीके से नहीं, सिस्टमैटिक तरीके से नहीं किया जा रहा था। वो लोग अपने हिसाब से कर रहे थे जो उन लोगों को सही लग रहा था। लेकिन अब ज़रूरत क्या थी, इसको एक अच्छी तरीके से यूज करने की, एक व्यवस्थित सिस्टमैटिक तरीके से यूज करने की। ठीक है, उसको ज़रूरत थी कि मैथमेटिक्स को ठीक प्रकार से यूज किया जाए। आखिर देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स का यूज आखिर होना क्यों प्रारंभ हुआ? तो देखिए, पहले क्या होता था, बाढ़ आ जाती थी। बाढ़ कब आती थी दोस्तों? क्योंकि देखिए अब हम लोग कहाँ से आए हैं, हम लोग जो हैं जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ से हम लोग जो है चीज़ों को उठाते हैं। तो हम लोग उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं जो उन लोगों ने आविष्कार किया था। हालांकि हमारे देश में भी बहुत सारे आविष्कार किए गए थे, लेकिन इसमें जो है वेस्टर्न चीज़ों को लेकर के ही बताया जा रहा है। देखिए दोस्तों, वेस्टर्न चीज़ में क्या आती है? नील नदी, रिवर ऑफ नील। रिवर ऑफ नील क्या है? एक बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, तो इस नदी की बात करें तो ये क्या होता था, जब बारिश होती थी, बारिश के महीने में क्या होता था, ये बहना शुरू हो जाता था। अब जितना उसका फ्लो था दोस्तों रिवर नदी का, उस नदी को बहना, उससे ज़्यादा मात्रा में उसमें पानी आ जाती थी तो वो उसकी बाउंड्रीज को पार करके बाहर आ जाती थी नदी। जब बाउंड्रीज को पार करके रिवर नदी क्या आती थी, बाहर आ जाती थी दोस्तों, तो बाढ़ आ जाता था। बाढ़ आने से बहुत सारे नुकसान होते थे। इसी कारण से जो वहाँ के विद्वान लोग थे उन लोगों ने कहा यार ठीक है, ये तो नदी मान लीजिए बह रही है, ये नदी जो है दोस्तों बह रही है, ये चीज़ जो बह रही है, क्या हम इसका पता नहीं लगा सकते कि इसका गहराई कितना है? इन लोगों ने कहा यार इसका डेप्थ पता लगा लें। तो इसका हम लोग किस प्रकार से इसकी
गहराई पता लगाएँ ताकि ये जो है फ्लो इसका बना रहे कि इससे ज़्यादा अगर फ्लो हो रहा है तो क्या हो जा रहा है या बह जा रहा है। तो इन्होंने इसके डेप्थ को पता लगाने का प्रयास किया। तो वहीं से इन लोगों ने इसका एरिया निकालना शुरू किया दोस्तों, नदी का एरिया कितना होता है। वहाँ से यूज़ होना शुरू हुआ। जो विद्वान लोग थे उन लोगों ने पहली बार जो है दोस्तों ये निकालना शुरू किया कि किस प्रकार से इसका वॉल्यूम पता किया जाए, किस प्रकार से इसका एरिया पता किया जाए। ये सभी चीज़ें वहाँ से होनी प्रारंभ हो गई थी, ठीक है? ताकि उन लोगों को आसान हो सके जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं। हम लोग दोस्तों कुछ चीज़ों के बारे में जैसे जानते हैं, अगर इजिप्टियन की बात करें तो इजिप्टियन लोगों ने बहुत सारे टेक्निक्स का यूज किया था, रूल्स का यूज किया था किसी भी एरिया को निकालने के लिए, कंस्ट्रक्शंस का भी यूज कर रहे थे, ठीक है? जैसे कि देखा जाए दोस्तों हम लोग जानते हैं पिरामिड क्या होता है। पिरामिड में दोस्तों दो स्क्वायर होते हैं, यहाँ पर देखिए यही एक क्या है दोस्तों पिरामिड है। ये वाला भी स्क्वायर है और ये वाला भी स्क्वायर है, ठीक है? और ये उसकी हाइट है दोस्तों, ये वाले पार्ट हाइट है और ये उसका। तो उन लोगों ने इन सभी चीज़ों का एरिया निकालना प्रारंभ किया कि किस प्रकार से एरिया क्या होता है, पिरामिड का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का क्या होता है, स्क्वायर का क्या होता है, पॉलीगन का क्या होता है। ये सभी चीज़ों को उन लोगों ने निकालना प्रारंभ किया ताकि लोगों को और आसानी हो सके चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि वो बहुत पहले की बात दोस्तों यहाँ पर बताई जा रही है। आज से बहुत साल पहले 3000 साल पहले की बात यहाँ पर बताई जा रही है। तब की चीज़ें जो जो थी उस समय ये सब चीज़ें लोग नहीं सोच पा रहे थे। बहुत आज के समय में ये दोस्तों बहुत सारा बहुत आसान हो गया, लेकिन पहले के समय में ये नहीं हो पा रहा था। तो ये सब चीज़ें थी जो हम लोग जियोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब देखिए दोस्तों आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ अपने इंडिया के बारे में। अपने इंडिया में किस कहाँ से कैसे हो रहा था जियोमेट्री का यूज़, किस प्रकार से किया जा रहा था। जैसे कि कह रहा है कि हम लोग आप लोग ज़रूर सुने होंगे, अगर हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में आप लोग दोस्तों ज़रूर सुने होंगे। ये जो एक इंडस सिविलाइजेशन था, इंडस मतलब दोस्तों सिंधु नदी। सिंधु नदी के पास में दो लोग रहते थे, मतलब दो सिविलाइजेशंस रहती थी जिसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहा जाता था, जो आज से 3000 साल पहले की बात बताई जा रही है। 3000 साल पहले मतलब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ 3000 साल पहले का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, सन शुरू होता है। ये यहाँ पर आज चल रहा है दोस्तों 2024। इसके बाद आएगा क्या, जीरो। फिर यहाँ से जो है 3000 साल पहले की बात बताई जा रही है। कितने हजार साल की पहले, 3000 साल मतलब बीसी, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट से क्या होता है दोस्तों, हमारा सन की शुरुआत होती है। मतलब जब जीरो था 2024 तो यहाँ से घटा दीजिए प्लस 3000 यहाँ पर। इतना साल पहले की बात बताई जा रही है आप लोगों को कि किस प्रकार से चीज़ें डेवलप्ड हो रही थी, किस प्रकार से विकास हो रहा था। सोच लीजिए दोस्तों हम लोग कितना पुराना चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो वेल डेवलप्ड था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वो 3000 साल पहले का था। इसमें जो है चीज़ें कैसे बनाई गई थी, ये बहुत ही वेल प्लान्ड करके बनाई गई थी, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई थी। ऐसा लग रहा था जो कारीगर बना रहे हैं उनको इन सभी चीज़ों के बारे में, पैरेलल लाइन्स क्या होती है, ट्रायंगल्स क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी जानकारी थी। क्योंकि वहाँ की जो सड़कें थी दोस्तों वो एक दूसरे के पैरेलल होकर जा रही थी। वहाँ की जो सड़कें थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हुई जा रही थी। इसके साथ ही देखा जाए सड़कें तो पैरेलल थी ही, इसके साथ ही इनके बीच-बीच में यहाँ पर दोस्तों क्या था, एक प्रकार का जो पानी जो अंदर से होकर बहता था वो चीज़ वहाँ पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनाया गया था। क्या बनाया गया था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, जहाँ से पानी होता हुआ जा रहा था सड़क के किनारे-किनारे। इस प्रकार से वेल प्लान्ड करके ये चीज़ें बनाई गई थी। तो ऐसा लग रहा था दोस्तों इन लोगों को काफ़ी चीज़ें के बारे में जानकारी है। इसके साथ ही देखा जाए, इसके साथ ही इन लोगों ने वहाँ की जो ईंटें थी, ईंटों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी दोस्तों जो रखा था वो क्या रखा था,
4 to 1। 4 to 1 जो है ईंटों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इन लोगों ने रखा था। ठीक है, तो ये इंडिया की बात थी। इसके साथ ही एक और चीजों के बारे में हम लोग देख ले रहे हैं। एंशियंट टाइम के बारे में बात कर रहा है। जो शलभस्त्र थे, शलभस्त्र जो थे इंडिया के जो प्राचीन लोग के शलभस्त्र थे, मतलब जो पुजारी लोग रहते थे दोस्तों, उन लोगों को भी जो वैदिक पीरियड था 800 से लेकर के 500 बीसी तक, मतलब वैदिक पीरियड में जो रिचुअल अनुष्ठान होते थे। रिचुअल मतलब दोस्तों होता है क्या? अनुष्ठान। अनुष्ठान मतलब दोस्तों जो अ, जैसे कि आप वहाँ पर जो हम लोगों के ऋषि मुनि होते थे, वो लोग क्या करते थे, अपना एक जहाँ पर वे लोग अनुष्ठान काम करेंगे, वहाँ का जो आग का जो जहाँ पर आग लगाया जाएगा, वो क्या होगा, उनका भी एक प्रकार का फायर प्लेस का क्या होता है, एक प्रकार का एरिया होता है दोस्तों। तो वो उन लोगों ने वहाँ के शेप और एरिया को बहुत ही अच्छी तरीके से मेजर किया था। वो स्क्वायर के शेप पे रहते थे, कहीं कहीं सर्कल के शेप में भी रहते थे। तो ये सब चीजें जो थी इस प्रकार से बनाई गई थी कि जो रिचुअल फायर प्लेस थे, जहाँ पर आग जलाई जाती थी ऋषि मुनियों के द्वारा, वो सभी स्क्वायर के शेप में रहते थे या सर्कल के शेप में रहते थे। उनका उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे लोग जो है कि ट्रायंगल के बारे में, ट्रेपेजियम क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में उन लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से जानकारी है। ठीक है, इसके साथ ही बताया जाए आप लोगों को, उन लोगों ने एक यंत्र था दोस्तों, जिसका नाम क्या था? एक यंत्र भी था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक श्री यंत्र जो है अर्थवेद में दिया गया है। ये था, ये क्या था दोस्तों, इसमें 9 ठो जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल थे, जुड़े हुए थे एक दूसरे से। जो अर्थवेद था, बताया गया है कि जो श्री यंत्र था, इसमें 9 ठो जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है एक दूसरे से जुड़े थे। तो लोगों को ये लगा कि यार इन लोगों को अच्छी जानकारी है किस चीज की, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उस चीज की। तो ये सब चीजें दोस्तों हो रही थी, ठीक है, पहले के समय में। आज से सोच लीजिए पहले के समय में ये सब चीजें हो रही थी। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, तो ये सब आप लोगों को पता चल गया कि आखिर ये सब चीजें कैसे आ रही हैं, कैसे बन रहा है, इतना क्यों अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में लोग पढ़ना लिखना तो जानते नहीं थे। पढ़ना लिखना दोस्तों लोग जानते नहीं थे, तो वे लोग क्या काम करते थे, वे लोग या तो ताड़ के पेड़ पर या फिर किसी भी स्थान पर लिख लिख करके इन चीजों को बनाए रखें। क्योंकि पहले बहुत साल पहले की बात है। अभी हम लोग देखें 2000 सन 2000 में या फिर 2000 1999 1998 में, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आप लोगों को पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे। तो उस आज से दोस्तों 3000 साल पहले, वो भी बीसी में, मतलब 2000 प्लस 3000 मान लीजिए 5000 साल पहले लोगों ने किस प्रकार से ये चीजें लगातार अपने आप में रखा। लोग एक दूसरे को बताते गए, कहीं कहीं पर लिखते गए, ताड़ के पेड़ पर लिखते गए, क्योंकि उस समय कागज नहीं होता था। तो इन सभी चीजों के माध्यम से वे लोगों ने इन सभी सिविलाइजेशंस को बनाए रखा, जियोमेट्री को बनाए रखा। ठीक है, अब दोस्तों दो प्रकार के लोग रहते थे यहाँ पर। दो प्रकार के लोग कौन कौन से लोग रहते थे दोस्तों? हम लोगों की बात करें तो जो लोग बेबीलोनियन के थे और इजिप्टियन के थे, जो बेबीलोनियन और इजिप्टियन के लोग थे, उन लोगों ने क्या काम किया, उनका मूल उद्देश्य यही था कि उसको किस प्रकार से यूज किया जाए। कोई भी चीज उन लोगों ने यूज करना शुरू किया। ठीक है, लेकिन जो ग्रीक के लोग थे, वे लोग क्या थे दोस्तों, वो वे लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे किसी भी चीज को डिस्कवर करने में, कि इसकी रीजनिंग क्या है। मतलब एक पिरामिड है तो ये पिरामिड कैसे बना, एक ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल कैसे बना, इसका यूज क्या है। उनको कौन लोग यूज कर रहे थे दोस्तों, ग्रीक के लोग यूज कर रहे थे। जो ग्रीक वाले लोग थे, वे लोग इन सब का यूज कर रहे थे, लेकिन बेबीलोनियन और इजिप्टियन ने लोगों क्या काम किया, उनका यूज किया। लेकिन जो ग्रीक वाले लोग थे, वे ये पता लगाया कि इसका आखिर ये होता कैसे है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये ग्रीक के लोग थे।
अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये पता होगा पाइथागोरस क्या होता है। पाइथागोरस देखिए दोस्तों कौन थे? पाइथागोरस जो थे, पाइथागोरस जो दोस्तों थे वे थे ये थेल्स। थेल्स जो थे एक दोस्तों बहुत बड़े विद्वान थे ग्रीक के। वहाँ वहाँ मैथमेटिशियन थे दोस्तों ग्रीक के। तो उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस जो थे वो थेल्स के शिष्य थे। उनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने क्या काम किया था? उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा सर्कल होता है वो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। मतलब उन ये वाला देखिए दोस्तों, उन लोगों ने पहले ही बता दिया था। आज से 572 ईसा पूर्व बीसीई की बात किया जा रहा है कि जो सर्कल होता है वो क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। सर्कल क्या होता है? बराबर बराबर भागों में बाइसेक्ट करता है अगर उसको काटा जाए बीच से तो। जो बराबर भागों में बांटा जाता है उसी को डायमीटर कहते हैं दोस्तों। जो डायमीटर होता है, डायमीटर के द्वारा उसको दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। पाइथागोरस ने सबसे पहले बताया था। इसके साथ ही पाइथागोरस ने बहुत सारी थ्योरीज भी दी थी, बहुत सारे फार्मूलेस भी दिए थे मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, ये कौन थे? पाइथागोरस थेल्स के शिष्य थे। अब देखिए दोस्तों, ये सभी चीज़ें जो डेवलप्ड की गई थी, डिस्कवर की गई थी, ये सभी चीज़ें एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं थी। मतलब इनका सिस्टमैटिक तरीका होना काफ़ी ज़रूरी था ताकि लोगों को समझ में आए, सरल भाषा में लोग समझ सकें कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो वहाँ से आते हैं हमारे यूक्लिड साहब। यूक्लिड साहब हमारे वहाँ से आते हैं दोस्तों। जब उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने सब चीज़ों को इकट्ठा किया। यूक्लिड कौन थे दोस्तों? यूक्लिड भी एक प्रकार के एक टीचर थे, मैथमेटिक्स के टीचर थे। कहाँ पर? अलेक्जेंडरिया इन इजिप्ट। इजिप्ट में अलेक्जेंडरिया स्थान पर ये एक मैथमेटिक्स के टीचर थे यूक्लिड साहब। इन्होंने क्या किया? जो जो फेमस फेमस चीजें थी उनको एक जगह पर इकट्ठा किया और तब जाकर के इन्होंने अपना थ्योरम बनाना शुरू कर दिया था, अपना थ्योरम देना शुरू कर दिया था। जो उन्होंने इकट्ठा किया था दोस्तों उसी को बोला जाता है एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होता है दोस्तों? जिस पर इन्होंने ये सब चीजें लिखा था। एलिमेंट्स को इन्होंने 13 पार्ट चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। जो एलिमेंट्स थे दोस्तों इन्होंने 13 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। सभी को इन्होंने बुक बोला। ठीक है। तब जाकर के ये सब जो जनरेशन से जनरेशन में आता गया, तब जाकर के थोड़ा आसानी हुई कि इसको जियोमेट्री को समझने के लिए। जब यूक्लिड साहब इसको इकट्ठा किए और इसको धीरे धीरे प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए। तो यूक्लिड साहब यहाँ पर है 325 बीसी से लेकर 265 बीसीई तक इनका डेट ऑफ बर्थ है। इस चैप्टर में हम लोग दोस्तों क्या अप्रोच करेंगे? इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड अप्रोच क्या था जियोमेट्री का, और हम लोग ये भी ट्राई करेंगे कि इसका प्रेजेंट में यूज क्या है, प्रेजेंट डे में जियोमेट्री का यूज किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है यूक्लिड डिफिनेशंस, एक्सियोम एंड पोस्टुलेट। देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक्सियोम और पोस्टुलेट के बारे में काफ़ी चीज़ों के इस चीज़ों के बारे में ही पढ़ना है कि यूक्लिड का डिफिनेशंस क्या होता है, एक्सियोम क्या होता है, पोस्टुलेट क्या होता है। ठीक है। देखिए दोस्तों, पहले की बात कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया था। अगर इन्होंने कह रहा है कि सॉलिड है शेप, साइज और पोजीशन। अगर एक सॉलिड की बात करें तो इन्होंने कहा कि जो सॉलिड होता है उसका एक शेप होता है, एक साइज होता है, एक पोजीशन होता है। उस वो जो सॉलिड होता है उसको एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं।
जो यही वाला भाग होता है, जो उसकी बाउंड्रीज होती है, उसी को सरफेस बोलते हैं। जो सॉलिड वाला पार्ट होता है, जो उसकी बाउंड्रीज होती है दोस्तों, उसको सरफेस बोलते हैं। ठीक है। और जो बाउंड्रीज का सरफेस एरिया जो होता है, वो या तो कर्व होता है या लाइन में होता है, उसको बता सकते हैं। उसके साथ ये जो जो सॉलिड होता है, वो जो एंड होता है, वहां पर क्या करते हैं, उसको पॉइंट करते हैं। ठीक है दोस्तों। ये सब चीजें पहले हो रही थी, मतलब इसको बहुत ज्यादा संशोधन किया गया, इसको बहुत ज्यादा क्या किया गया, और अधिक इसमें सुधार किया गया, लैंग्वेज में सुधार किया गया, जो चीजें बताई गई थी उसमें सुधार किया गया। दोस्तों, आप लोगों को ये सब चीजें थोड़ी सी अजीब लगेंगी, क्योंकि आप लोगों को दूसरी चीजें पढ़ाई गई हैं, जो चीजें बन चुकी थी। ये तब की बात की जा रही है जब दोस्तों चीजें बन रही थी। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, तो सॉलिड में क्या होता है, कुछ चीज़ों यहाँ पर छोड़ा गया है। इन्होंने कहा कि यार, एक तो ये सरफेस एरिया इसका कर्व होता है या लाइन में होता है। इसमें एक पॉइंट जो होता है, अंत में पॉइंट से ये क्या करता है, अंत में पॉइंट से मिलता है। एक बाउंड्री होती है, जिस बाउंड्री को सरफेस कहते हैं। ठीक है। इन चीज़ों के बारे में इन्होंने किसके बारे में बताया, ठोस के बारे में। लेकिन ठोस मतलब दोस्तों सॉलिड, सॉलिड के बारे में इन्होंने तीन चीजें दी, एक सरफेस दिया, एक लाइन दिया और एक पॉइंट दिया। ये तीन चीजें दी थी दोस्तों, सरफेस, लाइन और पॉइंट। लेकिन ये एक चीज भूल गए थे, उसे बोला जाता है डायमेंशन। उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, डायमेंशन। इसी चीज को, जो ये तीन चीजें थी दोस्तों, उसको हम लोगों ने डायमेंशंस के तहत यूज करना प्रारंभ किया। जब लगातार दोस्तों मैथमेटिक्स में विकास होता प्रारंभ हुआ, तो उसको डायमेंशंस की तरह हम लोगों ने यूज करना प्रारंभ किया। अब डायमेंशन में क्या होता है, जैसे कि अगर कहा जाए तो सॉलिड हैज थ्री डायमेंशन, सॉलिड के पास तीन डायमेंशंस होते हैं। सरफेस के पास दो दो सरफेस में होता है। लाइन हैज वन एंड पॉइंट हैज वन, पॉइंट हैज नन। इसमें एक लाइन होता है और कोई भी पॉइंट नहीं होता है, उसी को सॉलिड बोलते हैं। कोई भी पॉइंट नहीं होता है। दो ठो डायमेंशंस होते हैं सरफेस में, और एक जो होते हैं वो लाइन में होते हैं। ठीक है। ये इस प्रकार से वहां पर लिखा गया था, जो बुक थे दोस्तों, उसको बताया जा रहा था। तो इन्होंने पहले सॉलिड, सरफेस और लाइन पॉइंट बताया, लेकिन डायमेंशंस का यूज नहीं किया था। तो यहाँ पर डायमेंशंस का यूज करके बताया गया था। इन्होंने दोस्तों देखिए, जो अपनी बुक थी, बुक नंबर 1 में एलिमेंट्स जो लिखे गए थे, एलिमेंट्स नंबर 1 में जो है दोस्तों 23, इन्होंने 23 डिफिनेशन दिया था। 23 डिफिनेशन पूरा दिया था, जिसमें कुछ डिफिनेशन यहाँ पर बताई जा रही हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। एक दोस्तों कह रहा है कि एक पॉइंट जो है, जिसके पास कोई भी पार्ट नहीं होता है। दूसरा क्या बोला है, ए लाइन इज द ब्रीथलेस लेंथ। एक लाइन जो होती है ब्रीथलेस लेंथ होती है। ये वाला दोस्तों देखिए क्या है, एलिमेंट्स जो दिया गया था उनके बुक में, वो सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। पहले चीज़ों की इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप लोग नया पढ़े हैं। जो बनाया गया है, ये सब चीज़ें बनी नहीं थी, पहले प्रारंभ हो रही थी, इस कारण आप लोगों को थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, उनके बुक में क्या-क्या लिखा गया था। तो 7 ठो है। द एंड्स ऑफ द लाइन पॉइंट, क्या बताया जा रहा है, द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट। जो एंड्स होता है, वो लाइन जो होता है वो पॉइंट में होता है। स्ट्रेट लाइन जो होता है, इज लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑफ इन इटसेल्फ, इस तहत होता है। इसके बाद क्या बताया जा रहा है, ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रीथ ओनली। एक सरफेस ऐसा होता है जिसके पास केवल लेंथ और ब्रीथ होता है। एज ऑफ द सरफेस आर लाइन्स, जो एज होती है सरफेस को, उसी को लाइन बोलते हैं। ए प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाइज इवन द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। जो प्लेन सरफेस क्या होता है दोस्तों, वो लाई करता है स्ट्रेट लाइन पर अपने आप में। ठीक है। ये चार चीजों के बारे में आप लोगों को 7 चीजों के बारे में आप लोगों को बताया गया है। अगर देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चीज़ें बताई जाएँ, कहा जाए कि यार ये क्या, ये सब चीज़ें सही हैं, तो आप लोग कहोगे नहीं यार, ये तो सही नहीं बताया जा रहा है, पूरी तरीके से सही नहीं बताया जा रहा है ये सब चीज़ें, क्योंकि हम लोगों ने तो कुछ और ही पढ़ा है। तो देखिए दोस्तों, इनके जो है,
जैसे कि अगर दोस्तों कुछ न कुछ चीज़ें यहाँ पर छूटी हुई हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। जैसे कि कह रहा है कि अगर हम लोग बात करें पॉइंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट को और अधिक मात्रा में डिफिनिशंस करने की ज़रूरत है और अधिक मात्रा में डिफाइन करने की। जैसे जैसे कि क्या होता है दोस्तों कि ए पार्ट टू बी दैट विच ऑक्यूपाइज एरिया। जैसे कि अगर बोला जाए कि मान लीजिए एक ऐसा पार्ट जो एरिया को कवर करता है, जो क्या करता है दोस्तों, एरिया को कवर करता है। तो अब आप लोग कहेंगे यार एरिया को कवर करता है, ये एरिया क्या होता है? तो दोस्तों ऐसी ही चीजें थी पहले। जैसे कि एक चीज अगर बताई गई तो उससे दूसरी चीज वहां से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। जैसा कि कहा गया एक लाइन जा रही है, तो उन लोगों ने कहा यार लाइन जा रही है, ठीक है, लाइन होती क्या है? वहां से डिफिनेशन बनते हुए आ रहे हैं। मतलब एक लाइन, फिर उसके बाद अगर हमने बोला सरफेस एरिया, तो आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा सरफेस एरिया क्या होता है। तो इसी प्रकार से अगर हमने बोला कि एक ये पेन है, इसका एरिया इतना है, तो आप लोगों को पहले ये बताना पड़ेगा कि इसका एरिया होता क्या है। तो इस प्रकार से चीजें होती हुई आनी प्रारंभ हो गई। इसी प्रकार से क्या होता है दोस्तों, डिफिनीशंस का एक प्रकार का चैन बन जाता है। इसी कारण से जब चैन बन जाता है इस डिफिनेशंस का, तो कुछ चीज़ें ऐसी आई जो अनडिफाइंड थी, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते थे जियोमेट्रिक टर्म में। ठीक है दोस्तों, कुछ चीज़ों को क्या किया जा रहा था, डिफाइन नहीं किया जा रहा था, डिफाइन नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो उन लोगों ने वहाँ पर क्या काम किया, अनडिफाइंड का यूज किया। क्या किया, अनडिफाइंड का यूज वहाँ पर किया गया। इसी प्रकार अगर हम लोग डिफिनेशन टू को देखें, डिफिनेशन टू में जो बताया गया है, किसके बारे में, ब्रीथ और लेंथ के बारे में बताया गया है, उसके बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या थी, अनडिफाइंड चीज़ें थी। अभी भी उनका क्या करना था, डेवलप करना प्रारंभ था। मतलब कि ये होती क्या है, उसको चीज़ों को जानना ज़रूरी था। अभी भी पूरी तरीके से ये नहीं पता थी। कह रहा है कि इन जियोमेट्री वी टेक ए पॉइंट, ए लाइन एंड ए प्लेन। ठीक है, अनडिफाइंड टर्म्स, हम लोग जो पॉइंट होता है, लाइन होता है, प्लेन होता है, वो अनडिफाइंड टर्म्स होता है जियोमेट्री में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एज्यूम की बात कर रहे हैं। एज्यूम क्या होता है, सर्टेन प्रॉपर्टीज को जो एज्यूम किया जाता है। जैसे कोई भी चीज एज्यूम तब किया जाता है जब उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है, उसको एज्यूम कहते हैं। ठीक है, जो यूनिवर्सली ट्रूथ होता है उसी को बोलते हैं एज्यूम। इन्होंने दो पार्ट अपना दिया, एक तो एक्सियोम दिया और एक पोस्टुलेट दिया। ठीक है दोस्तों, अब पोस्टुलेट का क्या होता है, पोस्टुलेट जो होता है फॉर द एज्यूम्शंस दैट वर स्पेसिफिक टू जियोमेट्री। जियोमेट्री में जो स्पेसिफिक होता है उसको कहते हैं पोस्टुलेट। कुछ चीजें ऐसी थी जो एज्यूम करना पड़ रहा था। देखिए यहाँ पर दोस्तों कुछ चीजें दी गई हैं, किसके बारे में, यूक्लिड एक्सियोम्स के बारे में। यूक्लिड एक्सियोम के बारे में यहाँ पर चीजें बताई गई हैं कि क्या होता है। चलिए मैं आप लोगों को एक-एक करके बता दे रहा हूँ और इसको डिफाइन भी मैं आप लोगों को कर दूँगा। हालाँकि दोस्तों देखिए थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोगों को धैर्यपूर्वक देखना है ताकि आप लोगों को ये सब चीज़ें आ जाएँ। फर्स्ट क्या कर रहा है,
थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई भी चीज एक ही जैसा है तो वो दूसरे के भी समान होगा। पहला वाला पहला वाला कह रहा है कि एक चीज अगर दूसरे के समान है तो दूसरा भी वैसे ही होगा। ठीक है, इसको देखिए दोस्तों, कह रहा है कि कॉमन क्या होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, फर्स्ट वाला बात किया जाए तो फर्स्ट वाले में कह रहा है कि जो ये बताया गया थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी एरिया दे दिया गया, एरिया मान लीजिए आपको बताया गया कि रेक्टेंगल का एरिया आप लोगों को जैसे दे दिया गया, जैसे दोस्तों रेक्टेंगल का एरिया दे दिया गया और ये रेक्टेंगल का एरिया जो है वो एरिया बराबर है स्क्वायर के एरिया के। जो स्क्वायर का एरिया है वो बराबर है ट्रायंगल के एरिया के। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वही एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का होगा, क्योंकि सभी एरिया बराबर है। तो ये चीज पहले वाले में बताई गई है कि एरिया जो है दोस्तों क्या है, अगर कोई भी चीज प्लेन सरफेस में बराबर है तो दूसरे चीज के भी बराबर होगी। ठीक, समझ में आ गया दोस्तों। अगर कोई भी चीज क्या है सेम थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी चीज एक के बराबर है तो दूसरे के बराबर होगी। वो किसके बारे में बात कर रहा है, प्लेन सरफेस के बारे में बात कर रहा है। प्लेन सरफेस मतलब दोस्तों स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, पैरीमीटर ओ पिरामिड हो गया, ये सब चीजों के बारे में बात किया जा रहा है। इसी प्रकार दूसरा भी है दोस्तों, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। अगर दोनों में कोई भी चीज ऐड किया जा रहा है तो उनका सेम क्या होगा, अगर इक्वल ऐड किया जा रहा है तो होल क्या होगा दोस्तों, इक्वल ही होगा। कोई भी चीज अगर ऐड करोगे तो जो होल बनेगा वो इक्वल ही होगा। ठीक है, जैसे कि कह रहा है कि अगर ये बताया जा रहा है कि सेकंड वाले में मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम काइंड्स कैन बी कंपेयर्ड एंड एडेड। कोई भी अगर कोई भी चीज है उसको सेम काइंड में ही ऐड किया जा सकता है या घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में, ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल में। ठीक है, अगर दोस्तों अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में कंपेयर किया जाएगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में कंपेयर किया जाएगा। ये नहीं कि अगर रेक्टेंगल है तो उसका हम कंपेयर पेंटागन में करेंगे। तो इसमें ये कह रहा है कि ऐसा होगा। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों, इफ इक्वल आर सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल आर रिमाइंडर एट इक्वल। अगर कोई भी चीज घटाया जा रहा है दूसरी चीजों से तो उसका रिमाइंडर भी इक्वल आएगा, ये चीज बताया जा रहा है। चौथा क्या चीज बताया जा रहा है, चौथा चीज क्या बताया जा रहा है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अब इसको देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। चौथा यही कह रहा है। ठीक, कह रहा है एक्ज्यूम फोर, कह रहा है हमारा गिव इफ टू थिंग्स आर आइडेंटिकल। अगर दो चीजें एक ही समान है तो जैसे सेम है तो वे इक्वल होंगी। और दूसरे वर्ड में कह रहा है इक्वल इटसेल्फ, वह खुद से ही इक्वल होंगी। ठीक है, अगर कोई भी चीज थिंग्स आर विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, कह रहा है कि कोई भी चीज अगर आइडेंटिकल है मतलब सेम है तो वो क्या होंगी, वो भी इक्वल ही होंगी मतलब सेम ही होंगी।
वो मतलब अपने आप में क्या करेंगी, सेम रहेंगी। ये हमारा आइडेंटिकल 4 कर रहा है। एंड आइडेंटिकल 5 क्या कर रहा है दोस्तों, हमारा आइडेंटिकल 5 कर रहा है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल होता है वो क्या होता है, वो ग्रेटर देन द पार्ट। मान लीजिए दोस्तों हमारा ए बराबर बी प्लस सी दे दिया गया, इसमें बी एक पार्ट है, सी एक पार्ट है। अगर हम जो होल है, होल क्या है, ए है, तो बी हमेशा क्या होगा दोस्तों, ए सबसे बड़ा है बी से। ठीक है, जब दोनों को मिलाएंगे तभी हमारा ए बन रहा है। ठीक, तो जो होल होता है, जो मतलब जो पूरा भाग होता है, जो उसका पार्ट होता है उससे सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जो उसका पार्ट होगा उससे तो बड़ा होगा। जैसे ए बी से भी बड़ा होगा, ए सी से भी बड़ा होगा, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों कौन सा था, हमारा पांचवा था। अब छठवां देख लेते हैं, छठवां क्या कह रहा है। छठा कह रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, छठवां कह रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी चीज डबल है एक ही चीज का, तो वो क्या होगा दोस्तों, उसी के बराबर होगा। सातवां क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी चीज क्या है, उसका आध डबल है तो भी बराबर होगा, अगर उसी चीज का आधा बताया जा रहा है तो वो भी बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर बताई जा रही थी, इसका जो 7 एक्सियोम दिया गया है। तो आप लोग एक्सियोम जरूर याद कर लीजिए कि इनका एक्सियोम कौन कौन सा चीज दिया गया है, तो आप लोग इसको बना सकते हैं। तो 7 एक्सियोम आप लोगों को दोस्तों याद रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, पोस्टुलेट के बारे में बात किया जा रहा है। पोस्टुलेट के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों से कल बात करूंगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और आप लोगों को रिवीजन भी चाहिए। तो एक्सियोम जितना बताया गया है आप लोग उतना 7 ठो रिवाइज कर लीजिए। पोस्टुलेट में दोस्तों कल लेक्चर दे दूंगा एक, उसके साथ ही कुछ लेक्चर और दे दूंगा पोस्टुलेट के साथ ही, एग्जाम्पल का और एक्सरसाइज का भी अगर टाइम बचेगा। मतलब दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को 35 से 30 से 35 मिनट के बीच में आप लोगों का लेक्चर खत्म कर दिया जाए। तो इतने के बीच में अगर जितना हो सकेगा उतना बताऊंगा, उसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।